तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की चैप्टर नंबर 4 से। चैप्टर नंबर 4 के कुछ पार्ट रह गए थे जिसमें ट्रांसमिशन लाइन ऑफ डिजाइन या डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में हम आपको उसके टावर्स और उसके कंडक्टर के बारे में बता चुके हैं। तो आज बात पोलों के बारे में, पोल, उसके कंडक्टर और टावरों के बारे में बता चुके हैं। डिजाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन के 3 टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। तो आज बात करते हैं उसके इंसुलेटर के बारे में। किस में बात करते हैं भाई? इंसुलेटर के बारे में, कि उसके इंसुलेटर कैसा होता है और किस इंसुलेटर का इसमें प्रयोग करा जाता है। पहले तो ये समझिए, टॉपिक है हमारा आज का इंसुलेटर। कौन सा टॉपिक है भाई? आज है हमारे पास इंसुलेटर। कौन सा टॉपिक है? इंसुलेटर। तो पहले ये देखिए, इंसुलेटर ज्यादातर हर समय ही हम ज्यादातर जितने भी इंसुलेटर यूज करते हैं पोर्सिलीन का यूज करते हैं। तो पोर्सिलीन का इंसुलेटर के बारे में चलिए कुछ पोर्सिलीन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि पोर्सिलीन क्या होता है। पोर्सिलीन, देखिए पोर्सिलीन की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है लगभग में 7000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखनी है, कितनी होती है? सेंटीमीटर स्क्वायर। एक होती है डक्टाइल स्ट्रेंथ, वह होती है 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होती है डक्टाइल स्ट्रेंथ। एक होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वह होती है 60 केवी पर सेंटीमीटर। एक होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक होता हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4 से 6 तक। कहाँ तक होती है? 4 से 6 तक। एक होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, या जिसको मॉड्यूलस भी बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको क्या बोला जाता है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 7 से 11 और इंटू 10⁵ किलोग्राम पर सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7 से 11 पर किलोग्राम पर सेंटीमीटर, या इसको स्क्वायर भी, ये एरिया में आएगी तो स्क्वायर हो गया। एक हमारे पास होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? 60 केजी पर सेंटीमीटर, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 4 से 6, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे बोला जाता है यंग प्रत्यास्था गुणांक। एक यदि मैं बोलूं तो इसका कलर कैसा होता, तो इसका कलर याद रखना कैसा होता है? व्हाइट। पोर्सिलीन कैसे रंग का होता है? सफेद कलर का होता है। पोर्सिलीन कैसा होता है भाई? सफेद कलर का होता है। तो देखिए पोर्सिलीन के बारे में, हम इंसुलेटर जितने भी डिजाइन करेंगे वो पोर्सिलीन के बनाएंगे, इसीलिए पोर्सिलीन की प्रॉपर्टी लिखी गई है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 7000 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है 500 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है 60 केजी पर सेंटीमीटर, और ये मेरे पास होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 4 से 6, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 7 से 11 इंटू 10⁵ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे देखिए, हम अब बात करते हैं इंसुलेटर की। जो हम जितने भी इंसुलेटर यूज करते हैं किसमें? ट्रांसमिशन लाइन में। तो देखिए पहला इंसुलेटर है हमारे पास पिन इंसुलेटर। कौन सा भाई? पिन इंसुलेटर। देखियो पिन इंसुलेटर का सबसे पहली बात,
फिर यूज कहाँ तक करते हैं हम, 11 केवी तक यूज करते हैं। मैक्सिमम रेंज 33 केवी तक हो सकती है, लेकिन यूज करते हैं हम सिर्फ 11 केवी तक ही। और ज़्यादातर हम इसका यूज करते हैं ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या करा जाता है इसमें, पोर्सिलीन का बनाया जाता है। बनाया किसका जाता है, ये पोर्सिलीन का ही बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है भाई, पोर्सिलीन का बनाया जाता है। क्या करा जाता है पोर्सिलीन के अंदर, देखो पोर्सिलीन को एक शेप दी जाती है ऐसे करके, पोर्सिलीन को शेप दी जाती है कुछ ऐसे। पिन इंसुलेटर में नीचे ऐसे एक शेप दी जाती है, शेप बिल्कुल सर्कुलर आकार की होती है। यहाँ पर ऊपर एक खाली तार लगाने के लिए खाली एक जगह होती है जिसमें तार को लगाया जाता है। नीचे क्या करा जाता है, यहाँ पर एक गैल्वेनाइजिंग स्टील की पोर्सिलीन के अंदर इसको रखा जाता है। ये हमारे पास होता है पोर्सिलीन। ये हमारे पास ऊपर हम क्या करते हैं, पोर्सिलीन के ऊपर ग्लेज्ड कर देते हैं। इसको जंग से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, ग्लेज्ड कर देते हैं। इसके ऊपर वार्निश चढ़ा देते हैं ताकि इसमें कोरेजन ना हो। यहाँ पर एक स्टील की रोड होती है, गैल्वेनाइजिंग स्टील की रोड को इसके अंदर फंसा दिया जाता है। किसको, गैल्वेनाइजिंग स्टील की रोड को इसके अंदर फंसा दिया जाता है और नीचे स्क्रू के द्वारा, इसे स्क्रू के द्वारा कसने के लिए प्रोवाइड करा जाता है कि जिससे ये किसी भी क्रॉस आर्म पर क्या करा जा सके, कसा जा सके। ये जो हमारे पास गैल्वेनाइजिंग स्टील की रोड होती है उसके अंदर नीचे काट दिया जाता है जिससे हम इसे किसी भी क्रॉस आर्म पर नट बोल्ट के द्वारा कस दे। तो ऊपर इसमें एक जगह खाली होती है जहां पर इंसुलेटर को या उसको कंडक्टर को रखा जाता है, जिस कंडक्टर के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। और दूसरी बात ये कि जिस हम इसको इसमें जो कंडक्टर हम रखते हैं उसको बांधा किससे जाता, ध्यान रखना, जिस वायर को इसमें यूज करा जाता है मैक्सिमम कंडीशन में उसी वायर के द्वारा इसको बांधा जाता है। या तो 14 जो WSG होता है स्टैंडर्ड वायर गेज का होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज जो होता है उसी का हम वायर का यूज करते हैं, किसी का उसी स्टैंडर्ड वायर का यूज करते हैं जिसके जो कंडक्टर इसमें से पास हो रहा होता है। तो ये हमारे पास होता है पिन इंसुलेटर। इसका ज़्यादातर हम यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में, कंज्यूमर लाइनों में। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज होता है कंज्यूमर लाइनों में। देखो दूसरा इंसुलेटर हमारे पास होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। सस्पेंशन इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर के बहुत सारी डिस्कों को जोड़कर सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण करा जाता है। किसको जोड़कर, पिन इंसुलेटर को, बहुत सारे पिन इंसुलेटर को जोड़कर सस्पेंशन इंसुलेटर का निर्माण करा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक डिस्क एक के ऊपर एक रखी, ये मेरे पास एक डिस्क हो गई, फिर मैंने एक और डिस्क को जोड़ा, ये दूसरी डिस्क, ये तीसरी डिस्क, ऐसे ही मैं बहुत सारी डिस्कों को जोड़ता हूँ। और उन डिस्कों को जोड़ने के बाद क्या करा जाता, एक पूरी रोड तैयार करी जाती है और उसी पूरी कंप्लीटेड को क्या बोला जाता है, सस्पेंशन इंसुलेटर। क्या बोला जाता है, सस्पेंशन इंसुलेटर। तो सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज, पहली बात ये कि सस्पेंशन इंसुलेटर का यूज करा जाता है कहाँ पर, ट्रांसमिशन लाइनों में। और मैक्सिमम इसका यूज कहाँ पर करा जाता है, 33 केवी से अबव। जितनी भी ट्रांसमिशन लाइन होती है 33 केवी से अबव सभी ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करा जाता है। किसका, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का। इसी ये सभी पिन टाइप इंसुलेटरों का एक बंडल होता है जिसको एक रोड के अनुसार शेप दी जाती है ऐसे खड़ी। यहाँ ध्यान रखना है, यदि मैं सस्पेंशन इंसुलेटर को कहूँ तो सस्पेंशन इंसुलेटर हमेशा वर्टिकली यूज करा जाता है। कैसे यूज करा जाता है, वर्टिकल कंडीशन में यूज करा जाता है। जब एक पिन टाइप इंसुलेटर की पूरी एक स्ट्रिंग को यदि हम वर्टिकली यूज करते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर की पूरी एक स्ट्रिंग को वर्टिकली यूज करते हैं तो उस इंसुलेटर को स्ट्रिंग इंसुलेटर या सस्पेंशन इंसुलेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सस्पेंशन इंसुलेटर।
यूज कहाँ करा जाता है? ट्रांसमिशन लाइन में। किस वोल्टेज के लिए? 33 केवी से अब प्रत्येक डिस्क 11 केवी के लिए डिजाइन करी जाती है। ये 11 केवी के लिए और ये भी 11 केवी के लिए, सारी डिस्क 11 केवी के लिए यूज करी जाती है। नंबर ऑफ डिस्क वोल्टेज पर डिपेंड करता है कि ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज कितनी है। तो ये हमारे पास होता है सस्पेंशन इंसुलेटर। अब देखिए एक होता है हमारे पास स्ट्रेन इंसुलेटर। कौन सा? स्ट्रेन इंसुलेटर। तो ये हमारे पास कौन सा इंसुलेटर है भाई? सस्पेंशन इंसुलेटर। अब देखिए हम बात करते हैं स्ट्रेन इंसुलेटर की। तो इन इंसुलेटर की हमने एक और रोड बना के तैयार करी। अब यदि मैं उसी को वर्टिकली यूज ना करके मैं हॉरिजेंटली यूज कर रहा हूं, तो वही इंसुलेटर क्या कहलाएगा? स्ट्रेन इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? स्ट्रेन इंसुलेटर। एक होता हमारे पास स्ट्रेन इंसुलेटर। स्ट्रेन इंसुलेटर में क्या काम करा जाता है? सस्पेंशन इंसुलेटर को, सस्पेंशन इंसुलेटर को हॉरिजेंटली प्रयोग करा जाता है। हॉरिजेंटल कंडीशन में प्रयोग करा जाता है। जब कभी भी सस्पेंशन इंसुलेटर को किसकी कंडीशन में यूज करा जाए? हॉरिजेंटल कंडीशन में, तो उसे बोला जाता है स्ट्रेन इंसुलेटर। और स्ट्रेन इंसुलेटर ज्यादातर ट्रांसमिशन लाइनों में ही यूज होते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। कहां पर यूज होते हैं? ये स्टार्टिंग एंड पर, एंड बिल्कुल लास्ट या मिड पॉइंट पर, या लास्ट पॉइंट पर, या फिर वहां पर यूज होते हैं जहां पे जैसे कि नदी है, तालाब है, जितने भी, जहां पर भी ऐसा लगे कि जहां स्ट्रिंग ऐसा इंसुलेटर यूज करना हो जहां पर तार पर लोड ज्यादा हो या तार का वजन ज्यादा हो या तार की डिस्टेंस ज्यादा हो, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम ज्यादातर किसका यूज कर रहे हैं? या फिर कहीं पर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की दिशा बदलनी हो, उस कंडीशन में हम ज्यादातर स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? स्ट्रेन इंसुलेटर का। जब कभी ध्यान रखो सस्पेंशन इंसुलेटर कैसे हम डिजाइन करेंगे? यदि हम सस्पेंशन इंसुलेटर को वर्टिकली प्रयोग ना करके कैसा प्रयोग कर रहे हैं? हॉरिजेंटली, तो वह क्या कहलाएगा? सस्पेंशन इंसुलेटर कहलाएगा। और सस्पेंशन इंसुलेटर को याद रखना स्ट्रेस इंसुलेटर भी बोला जाता है। यदि पूछे कि बताइए स्ट्रेस इंसुलेटर किसका नाम है? स्ट्रेस इंसुलेटर किसका नाम है? तो याद रखना किसका? स्ट्रेन इंसुलेटर का। स्ट्रेन इंसुलेटर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है इन सभी के मुकाबले। अगले देखिए कुछ हमारे पास और कुछ इंसुलेटर हैं। एक हमारे पास होता है सैकल। सैकल इंसुलेटर होता है। देखो सैकल इंसुलेटर कैसा होता है? ये ज्यादातर सिर्फ 650 वोल्टेज से नीचे की वोल्टेज के लिए ही प्रयोग करे जाते हैं। और ये गांव देहातों में प्रयोग करे जाते हैं जहां पर छोटी छोटी जो सर्विस लाइन होती है उनको दिशा बदलने के लिए, सर्विस लाइन की दिशा बदलने के लिए लास्ट एंड पर या फर्स्ट एंड पर या मिड पॉइंट पर, ऐसी जगह किसका यूज करा जाता है? सैकल इंसुलेटर का। लेकिन याद रखना सिर्फ यह है किस वोल्टेज के लिए यूज करा जाता है? 650 वोल्टेज से कम वोल्टेज के लिए यूज करा जाता है, मैक्सिमम 650 वोल्ट। तो इसको बोला जाता है सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर भी वही होता है, ऐसे इसमें एक पट्टी सी होती है जो गैल्वेनाइजिंग स्टील की होती है, इसके बीच में इंसुलेटर होता है। ऐसे एक इंसुलेटर होता है, इस पर यहाँ पर तार को रखा जाता है, इसको बोला जाता है सैकल इंसुलेटर। क्या बोला जाता है इसको? सैकल इंसुलेटर भी बोला जाता है। या फिर इसका दूसरा नाम रील इंसुलेटर भी होता है। रील इंसुलेटर। रील इंसुलेटर इसीलिए बोला जाता है, रील का मतलब है घुमावदार, ये कंडीशन में घुमाव की तरह प्रयोग कर देखो, ये इसकी शेप कैसी है? सर्कुलर शेप है, तो इसीलिए इसको रील इंसुलेटर भी बोला जाता है। पूछा जाएगी बताइए रील इंसुलेटर किसका नाम है? तो सैकल इंसुलेटर का। स्ट्रेस इंसुलेटर किसका नाम है? स्ट्रेन इंसुलेटर का। देखो ये हो गया हमारे पास सैकल। एक हमारे पास इंसुलेटर होता है स्ट्रे इंसुलेटर, या स्ट्रे इंसुलेटर बोलते हैं, स्ट्रे इंसुलेटर।
स्टे इंसुलेटर, स्टे इंसुलेटर को एग इंसुलेटर भी बोला जाता है, एग इंसुलेटर भी बोला जाता है। देखो स्टे इंसुलेटर का यूज कहाँ पर करा जाता है, वह वायर, एक स्टील का वह वायर जो आरसीसी पोल या पीसीसी पोल, जितने भी पोल होते हैं उनको जो सहारा प्रदान करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये पोल है, ये पोल की सपोर्ट हमें बनाए रखनी है, तो पोल की सपोर्ट बनाए रखने के लिए एक किसी एंगल पर हम क्या करते हैं, गे वायर का यूज करते हैं, गार्ड वायर का या गे वायर का यूज करते हैं। तो उस वायर को इंसुलेटेड, इस खंभे से इंसुलेटेड करने के लिए स्टे इंसुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर एग इंसुलेटर का क्या करा जाता है, प्रयोग करा जाता है। एग इंसुलेटर देखो दोनों तरफ से जुड़ा रहता है। मान लीजिए हमारे पास एग की शेप में एक इंसुलेटर है, एक तार इधर से जुड़ा होगा और एक तार इधर से जुड़ा होगा, एक ये जो पोल से है और ये गे वायर से, तो इसको गे इंसुलेटर भी बोला जाता है या स्ट्रे इंसुलेटर भी इसी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, स्ट्रे इंसुलेटर। यूज कहाँ करा जाता है, किसी भी पोल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट और अर्थ के बीच में अर्थिंग प्रोवाइड, इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए। देखो ये मेरे पास पोल है, ये गे वायर है, इन दोनों के बीच में इंसुलेशन हाई हो, इंसुलेशन हाई रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गे इंसुलेटर का या स्ट्रे इंसुलेटर का प्रयोग करा जाता है। एक हमारे पास होता है पोस्ट इंसुलेटर, अगला हमारे पास है पोस्ट इंसुलेटर। देखो एक हमारे पास होता है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग करा जाता है कहां पर, स्विच गियर पर। पोस्ट इंसुलेटर को जैसे हमारे पास देखो नाइफ स्विच गियर जो होते हैं, नाइफ टाइप स्विच गियर होता, नाइफ टाइप स्विच गियर कौन सा भाई, नाइफ टाइप स्विच गियर जो होते हैं सब स्टेशन और स्टेशन पर, कहां पर भाई, ये कहां पर मिलते हैं, या तो सब स्टेशन पर, क्योंकि स्विच गियर का प्रयोग वहीं करा जाता है, या स्टेशन पर, या जनरेटिंग स्टेशन हो, कोई सा भी हो, इतना याद रखिए सब स्टेशन पर। नाइफ टाइप स्विच गियर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग करा जाता है। किसका प्रयोग करा जाता है, पोस्ट इंसुलेटर का। देखो पोस्ट इंसुलेटर यदि कभी आ जाए तो उसकी शेप दे सकता है कि बताइए किस टाइप का इंसुलेटर है, तो पोस्ट इंसुलेटर समथिंग में इस प्रकार का होता, कुछ ऐसे डिस्कों के आधार पर कटा हुआ रहता है, कौन सा, पोस्ट इंसुलेटर। और यहाँ पर बीच में गैप होता है जहां पर हम नाइफ टाइप स्विच गियर को यूज करते हैं। ये हमारे पास शेप होती है किसकी, पोस्ट इंसुलेटर की। तो याद रखना है पोस्ट इंसुलेटर का ऐसी शेप दे दे तो कौन सा इंसुलेटर है, पोस्ट इंसुलेटर है। यूज कहां पर होता है, सब स्टेशनों पर स्विच गियर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, सब स्टेशन पर स्विच गियर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए नाइफ टाइप स्विच गियर को सपोर्ट प्रदान करने के लिए पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग करा जाता है। आगे देखिए एक हमारे पास होता है बुशिंग इंसुलेटर, एक हमारे पास होता है बुशिंग इंसुलेटर। बुशिंग इंसुलेटर को देखो, बुशिंग इंसुलेटर को टर्मिनल इंसुलेटर भी बोला जाता है। कौन सा, टर्मिनल इंसुलेटर। बुशिंग इंसुलेटर को हम कहां पर यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। जैसे कि या फिर बहुत बड़े बड़े जो हमारे पास स्विच गियर होते हैं जिनमें ऑयल टाइप होते हैं, जैसे कि बहुत सारे तरीके के होते हैं, उनमें क्या होता है, बुशिंग टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करा जाता है। बुशिंग इंसुलेटर वह होता है जिसके द्वारा जो जैसे ट्रांसफार्मर में से हमें, ट्रांसफार्मर की इंटरनल वाइंडिंग में से हमें टर्मिनल बाहर निकालने हैं, तो टर्मिनल बाहर निकालने के लिए ट्रांसफार्मर और टर्मिनल के बीच में इंसुलेशन प्रदान कौन करता है, बुशिंग इंसुलेटर। बुशिंग इंसुलेटर का ही यूज करा जाता है जो ट्रांसफार्मर में
इंटरनल बाइंडिंग और आउट इंटरनल बाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करता है, जिसके द्वारा हम सप्लाई इसमें एंटर करते हैं और सप्लाई आउटर भी किसी के द्वारा करते हैं, बुशिंग इंसुलेटर से। और याद रखना ट्रांसफार्मर की इंटरनल बाइंडिंग और कोर के बीच में इंसुलेशन जो प्रदान करता है वह बुशिंग इंसुलेटर है, इसीलिए इसको टर्मिनल इंसुलेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इसको टर्मिनल इंसुलेटर भी बोला जाता है। यह ज्यादातर सर्किट ब्रेकर और ट्रांसफार्मर में यूज करा जाता है। कहाँ पर? ट्रांसफार्मर और सर्किट ब्रेकर में इसका यूज करा जाता है। तो देखिए आगे बात करते हैं हम। इंसुलेटर हमारे पास खत्म हुए। मैं कितने इंसुलेटर बता चुका हूँ आपको। पिन टाइप इंसुलेटर यूज करा जाता है 11 kV, सस्पेंशन इंसुलेटर 33 kV अबव, स्ट्रेन इंसुलेटर कहाँ पर? जहाँ पर हमें ट्रांसमिशन लाइन की दिशा बदलनी हो, फर्स्ट एंड एट द लास्ट एंड, कहीं पर भी या मिड पॉइंट पर भी। और उसके बाद सेकल इंसुलेटर सर्विस लाइन में यूज होता, पोस्ट इंसुलेटर और स्ट्रेन इंसुलेटर आदि सभी की चर्चा कर चुके हैं। देखिए हमारे पास एक पोटेंटोमीटर मेथड होता, पोटेंटो डिस्ट्रीब्यूशन होता, और स्ट्रिंग इफिशियंसी हम कैसे निकालते हैं किसी भी उसकी। मान लीजिए ये मेरे पास टावर है। क्या है भाई? टावर। टावर पर दो तरीके के कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है। जो हम स्ट्रिंग लगाते हैं, जो पिन टाइप की स्ट्रिंग को, क्या उसकी इफिशियंसी हो सकती है, क्या उसका पोटेंशियो हो सकता है, कहाँ पर कितना वोल्टेज हो सकता, तो उस सभी की चर्चा करते हैं। मान लीजिए टावर है, टावर की ऊपर वाली मेरे पास एक क्रॉस आर्म है। क्या है भाई? क्रॉस आर्म। तो मैं ये चाहता हूँ कि मान लीजिए कि मैंने 3 इंसुलेटर की एक स्ट्रिंग प्रयोग करी है। ये मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है। कंडक्टर के ऊपर जो मेटेलिक सीट होती है, देखो कंडक्टर को मैं किसी मेटेलिक, ये मेरे पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है। इस इंसुलेटर के बाद मैं किसी मेटल सीट को यूज करूंगा, जिसके द्वारा इस इंसुलेटर और इस इंसुलेटर को जोड़ा जाएगा। मान लीजिए मेरे पास दोनों हाथ मेरे इंसुलेटर हैं, बीच वाला ये एक कोई ना कोई मेटल है, जिसके द्वारा मैंने अपने नीचे वाले हाथ और ऊपर वाले हाथ को जोड़े हुआ है। तो ये वाला मेटल जो है, ये क्या काम करता है? एक कैपेसिटेंस इफेक्ट करता है। और ये वाला इंसुलेटर और ये वाला एक इंसुलेटर, ये दोनों इंसुलेटर भी एक कैपेसिटेंस इफेक्ट को दिखाते हैं। और ये वाला इंसुलेटर जो बीच में मेटेलिक सीट होती है, वह अर्थ जो टावर होता है, टावर के बीच में एक कैपेसिटेंस दिखाता है। जो टावर के बीच में कैपेसिटेंस होता है और मेटेलिक शील्ड के बीच में कैपेसिटेंस होता है, उसको दिखाया जाता है किससे? शंट से। उसे बोला जाता है शंट कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है? शंट कैपेसिटेंस या आवारा कैपेसिटेंस या स्ट्रे कैपेसिटेंस। स्ट्रे किसको बोला जाता है? आवारा को। तो ये एक अनवांटेड कैपेसिटेंस है। अब देखिए, यदि मैं कहूं कि मेरे पास एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। क्या है भाई? जो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए एक इंसुलेटर यहाँ पर और एक इंसुलेटर यहाँ पर, तो उसके बीच में, दोनों डिस्कों के बीच में एक कैपेसिटेंस जनरेट होएगा, जिसको बोला जाएगा म्यूचुअल कैपेसिटेंस। जो कंडक्टर और इसमें टावर के बीच में होगा उसे बोला जाएगा शंट कैपेसिटेंस। जो इंसुलेटर से इंसुलेटर के बीच में जनरेट होएगा उसे बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोला जाएगा भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लीजिए मैंने 3 डिस्कों की एक यूज करी है। क्या भाई यूज करी है? 3 डिस्कों की एक स्ट्रिंग यूज करी है। ये मेरे पास सी एस शंट कैपेसिटेंस, ये सी एस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये मान लीजिए मेरे पास कंडक्टर है। क्या है भाई? ये कंडक्टर है। अब देखिए इस कैपेसिटेंस के कारण, देखो कैपेसिटेंस जो होता है C बराबर लिखता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन का डी। मेरे पास XC की वैल्यू होती है, XC बराबर लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन का 2 पाई FC, या C बराबर कितना लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन का 2 पाई F इंटू XC। देखते रहिए ध्यान से, आगे देखिए C बराबर इतना होगा। यदि मैं इसके लिए करंट लिखूं तो करंट बराबर कितना लिख सकता हूँ? V अपॉन का XC। ये इसका रिएक्टेंस, ये इसका वोल्टेज। तो XC बराबर, XC की वैल्यू कितनी है मेरे पास? V अपॉन का कितना लिख सकता हूँ? 1 अपॉन का 2 पाई F और इंटू C। तो करंट कितनी लिख सकता हूँ भाई साहब मैं यहाँ पे? V इंटू
2 पाई कितना लिख सकता हूँ 2 पाई एफ इंटू सी। क्या मैं इसको ओमेगा सी भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का ओमेगा सी भी लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको 1 अपॉन ओमेगा सी भी लिख सकता हूँ, इसको भी ओमेगा सी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आई बराबर यदि वी को यहीं रहने दूं, इसको कितना लिख दूं ओमेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 नहीं, इसको लिख सकता हूँ मैं वी इंटू ओमेगा सी, लिखा जा सकता है करंट को। तो कैपेसिटेंस के कंडीशन में आई बराबर वी इंटू ओमेगा सी लिखा जा सकता। कैपेसिटेंस की करंट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए मैं वी इंटू ओमेगा सी लिख सकता हूँ। देखो ये मेरे पास कौन सा है शंट कैपेसिटेंस, ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस। हम एक रेशो लेके चलेंगे शंट कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस रेशो, जिसको हम सी एस अपॉन सी एम से रिप्रेजेंटेशन देंगे, सी एम अपॉन सी एम से। ये ध्यान रखना हमेशा इसकी वैल्यू 1 से कम ही होगी, 1 की वैल्यू हमेशा ही k से ज्यादा होगी। और मिनिमम रेंज इसकी कभी भी k की वैल्यू को हम 1/10 भाग से कम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते भाई, कम नहीं कर सकते। बूझे कि बताइए शंट कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम कहाँ तक कम कर सकते हैं, तो सिर्फ 1/10 तक, 1/10 भाग से कम ज्यादा नहीं कर सकते। तो देखिए चर्चा करते हैं इस पर। मान लीजिए कि यहाँ पर वोल्टेज मेरे पास कितना है, यहाँ से मान लीजिए करंट मेरे पास IC है, यहाँ पर करंट मान लीजिए IB है, यहाँ पर करंट मान लीजिए I है, यहाँ पर करंट मान लीजिए मेरे पास I3 है। कितनी है भाई, I3 है। यहाँ पर करंट मान लीजिए करंट कितनी है, यहाँ पर करंट मान लीजिए कितनी है I2 है, और यहाँ पर करंट कितनी है भाई मेरे पास I1 है। कितनी करंट है भाई यहाँ पर I1, कितनी करंट मानी हुई है I1। कहीं भी मान लीजिए ये हमने नीचे मानी है, तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास ये करंट I2 है, ये करंट मेरे पास कितनी है I3 है, क्योंकि इसके कारण ये बदलेगी। दिक्कत कुछ, यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए वोल्टेज मेरे पास E1 है। कौन सा वोल्टेज है भाई, ये E1 ऊपर से मानिए, ये मेरे पास वोल्टेज कौन सा है भाई E1 है। ये मेरे पास वोल्टेज कौन सा है E2 है। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज कौन सा है, यहाँ तक E2 है। ये वोल्टेज मान लीजिए मेरे पास E1 है, यहाँ पर वोल्टेज मान लीजिए मेरे पास E3 है। मैं इसको हटा रहा हूं, तो I की वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने भाई, I बराबर कितना लिख सकता हूं मैं, ओमेगा V इंटू सी। कितना लिख सकता हूं मैं, ओमेगा V इंटू सी। तो कंडक्टर के लिए मेरे पास ये मान लीजिए टोटल वोल्टेज जो थी भाई इसकी E मान लीजिए, टोटल वोल्टेज कितना है E मान लीजिए। अब देखिए जरा यहाँ पर देखो, ये वाली करंट मैंने कितनी मानी है भाई I2। तो I2 के डेरिवेशन में मैं लिख सकता हूँ कि I2 बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, IA प्लस का I1 लिखा जा सकता है। I2 अपन का I1 कितना लिखा जा सकता है, I2 बराबर IA प्लस का I1 लिखा जा सकता है। तो I2 बराबर कितना लिख सकता हूँ, IA प्लस का I1। तो I2 के जरा देखिए, I2 के लिए I2 मुझे निकालनी है। I2 पे मेरे पास EMF कितना है, इतना। तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, तो वोल्टेज देखिए यहाँ पर कितना है E2 ओमेगा V, वोल्टेज कितना है मेरे पास E2, C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर CM। देखो मैं यहाँ से एक कंडीशन अभी दिखाऊंगा, आगे देखिए इसको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। देखो I2 बराबर कितना है मेरे पास E2 और इंटू CM और इंटू ओमेगा बराबर IA के लिए कितना लिख सकता हूं मैं। देखो जितना वोल्टेज इस पर होएगा E1 उतना ही वोल्टेज इस पर होएगा, जितना वोल्टेज इस पर है E1 उतना ही वोल्टेज इस पर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तीनों एक ही तो है, ये वाला और ये वाला और ये वाला। इसका मतलब जो वोल्टेज इस पर होएगा वही वोल्टेज इस पर होएगा। तो IA की करंट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, E2 IA की करंट निकालने के लिए E1 रख सकता हूँ, ये वाला वोल्टेज E1। अबे जो वोल्टेज इस पर है वही वोल्टेज इस पर है, तो E1 ओमेगा यहाँ से कितना लिख सकता हूँ मैं CS प्लस IA की वैल्यू रखिए, I1 की वैल्यू कितने रख सकता हूँ मैं E1। देखो ये मेरे पास E1 ओमेगा और इंटू कितना लिख सकता हूँ मैं इसे CM। कितना लिख सकता हूँ भाई मैं इसको, CM म्यूचुअल कैपेसिटेंस।
तो देखिए E2 बराबर ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ E2 CM बराबर यहाँ पर लिख सकता हूँ E1 CS प्लस E1 और CM। मैं यदि इसे ऐसा करूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास E1 की वैल्यू निकली है, किसकी वैल्यू निकली है, E1 की वैल्यू निकली है देखो, या E2 की वैल्यू निकली है, तो देखो E2 CM है, मेरे पास यहाँ CS है, देखो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, K बराबर कितना लिखा हुआ है CS अपॉन का CM, CS अपॉन का CM, मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए CS की, तो मैं यहाँ पे CS बराबर कितना लिख सकता हूँ K इंटू CM, तो ये मेरे पास हो गया E2 और इंटू CM बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे E1 और इंटू CS की जगह कितना लिख सकता हूँ K इंटू CM प्लस का ये मेरे पास हो जाता है E1 और इंटू CM, देखो CM और CM तीनों में ही है तो तीनों को कैंसिल आउट कर सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ E2 बराबर लिख सकता हूँ E1 प्लस का कितना लिख सकता हूँ E1, इसको लिख सकता हूँ मैं E1 और इंटू K, यदि मैं यहाँ से E2 की वैल्यू लिखूँ तो E2 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं E1 बाहर और 1 प्लस का K, ये मेरे पास डेरिवेशन आता है किसके लिए E2 के लिए, तो E2 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं E1 और 1 प्लस का K, और K क्या है मेरे पास शंट कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस का रेशो है, शंट क्या है मेरे पास, K क्या है मेरे पास CS शंट कैपेसिटेंस और म्यूचुअल कैपेसिटेंस का रेशो है, तो E2 बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं E1 इंटू 1 प्लस का K। चलो आगे दूसरा डेरिवेशन देखते हैं, ये मेरे पास है E2 के लिए, अब मैं E3 के E1 की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मान लीजिए E3 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो E3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो E3 देखो E2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, E2 की वैल्यू को लिख लीजिए इधर, तो E2 की वैल्यू मुझे जरूरत पड़ेगी अभी, E2 की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं कितना E1 और 1 प्लस का K, ठीक, और मैंने किसकी वैल्यू लिखी है आगे देखिए, मुझे E3 की वैल्यू निकालनी है, तो E3 की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पर KCL लगाइए, E3 बराबर कितना हो जाए, I3 बराबर कितना हो जाएगा भाई, IB लिख सकता हूँ मैं इसको प्लस IA लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ IB लिख सकता हूँ और IA, ये देखिए मेरे पास कितना है IB है और I2 है, कितना लिख सकता हूँ भाई मैं इसको I2 लिख सकता हूँ, कितना लिख सकता हूँ I2 या IB कुछ भी मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये I2 है, ये मेरे पास IB, आप कैसी भी मान लीजिए, देखिए I3 के लिए कितना लिख सकता हूँ मैं CM, I3 के लिए वोल्टेज देखो E3 और इंटू ओमेगा और इंटू CM, ये वाला कैपेसिटेंस बराबर I2 के लिए वैल्यू कितना लिख सकता हूँ मैं इस I2 के लिए, ये वाला, तो I2 के लिए लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज है, सिर्फ I2 के लिए मैं इसी वेरिएशन में जाऊंगा, तो देखिए मैं कितना लिख सकता हूँ इसको E2 और इंटू ओमेगा और इसको लिख सकता हूँ CM, I2 के लिए लिखा है मैंने, I3 के लिए इसके लिए देखिए IB के लिए, अब पहली बात तो ये देखिए E2 जो वोल्टेज है वो यहाँ से और यहाँ तक के बीच में है, लेकिन IB का वोल्टेज यहाँ से यहाँ तक नहीं है, जरा देखिए IB यहाँ पर है एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट सीधा वहां पर है, ये वाला पॉइंट वहां से कनेक्ट है भाई, इसका पॉइंट तो यहाँ पर है, I2 यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल एकदम सेम उसमें है, लेकिन भाई साहब IB का नहीं है, तो IB को मैं जो वोल्टेज लिखूंगा E1 और प्लस का E2 दोनों आएंगे, IB में जो वोल्टेज आएंगे वो दोनों के कंसीडर्ड में फ्लो हो रही है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे कितना, यूं ही लिख लीजिए, देखो ओमेगा CS ओमेगा CS, और मैं इसे लिख सकता हूँ E1 प्लस का E2, कितना लिख सकता हूँ इसको E1 प्लस का E2, देखियो E3 मेरे पास है, यहाँ पर E2 है, यहाँ पर E1 प्लस का E2, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ E3 और इंटू CM बराबर लिख सकता हूँ इसको E2 और इंटू CM, और प्लस का मैं इसे लिख सकता हूँ CS, और कितना लिख सकता हूँ इसे E1 प्लस का E2, तो E3 मेरे पास ये मुझे निकालना है, C2 की वैल्यू देखो E2 की वैल्यू मुझे दी हुई है, तो मैं यहाँ से CM है, पहले CS की वैल्यू देखिए, तो मैं यदि यहाँ पर इस CS की जगह, देखो इस CS की जगह मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ K इंटू CM, तो मैंने यहाँ पर लिखा यूं ही E3
और इंटू सी एम बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ E2 और इंटू सी एम और प्लस का इसकी जगह लिख सकता हूँ K इंटू सी एम। कितना लिख सकता हूँ? K इंटू सी एम और इसको लिख सकता हूँ E1 प्लस का E2। देखिए ये मेरे पास सी एम और सी एम कैंसिल आउट, तो मैं इसे लिख सकता हूँ E3 बराबर कितना हो जाता है E2 और प्लस का K इंटू इसे लिख सकता हूँ E1 और प्लस का E2। ये मेरे पास होता है भाई E3 बराबर मैं इसे लिख सकता हूँ E2 और 1 प्लस का K यूं ही रहने दीजिए। E1 की वैल्यू देखिए, इसकी E1 मेरे पास इतना ही है और प्लस E2 की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ मैं भाई E1 और 1 प्लस का कितना लिख सकता हूँ मैं इसको K। आप ऐसे लिख लीजिए, K की अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना लिख सकता हूँ मैं E3 बराबर मेरे पास E2 है, इसको लिख सकता हूँ मैं K इंटू E1 प्लस का मैं इसको इसमें गुणा करूंगा। देखिए पहले तो आप इसकी अंदर से अंदर वाले ब्रैकेट को हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा मेरे पास E3 बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको E2 और इंटू K और इसको लिख सकता हूँ मैं E1 प्लस का इसको भी लिखा जा सकता है E1 और प्लस इसको लिखा जा सकता है E1 और इंटू K। ये मेरे पास होता है E3 बराबर मैं लिख सकता हूँ इसको E2 और प्लस का K इंटू E1 और प्लस का मैं इसको लिख सकता हूँ K इंटू E1 और प्लस का इसको लिखा जा सकता है, इसको कितना लिखा जा सकता है K स्क्वायर और इंटू E1। कितना लिखा जा सकता है भाई इसको? K स्क्वायर और इंटू E1। अब जरा देखिए ये मेरे पास है E3 बराबर E2 तो मेरे पास है ही, E2 की वैल्यू मैं फिर दोबारा रखूंगा अभी देखना, और 1 प्लस का E2 की वैल्यू एक बार और रख लीजिए। देखो E2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ पर सीधा रख दीजिए E1 और प्लस का K इंटू E1। कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं सीधा रख सकता हूँ ना E2 की वैल्यू, तो बाकी मेरे पास ये सभी चली रही है क्वांटिटी, मैं इसको लिख सकता हूँ K इंटू E1। कितना लिख सकता हूँ? K इंटू E1 ये वाला कंपोनेंट। देखो K इंटू E1 और K इंटू E1, देखिए ये मैंने लिखा है कितना E1 और प्लस का K इंटू E1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। एक मेरे पास ये रहा, एक मेरे पास ये रहा, तो मैं इसको, और एक मेरे पास ये रहा, क्योंकि मैं इसको नीचे लिखूंगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3K इंटू E1 लिख सकता हूँ भाई इसको, प्लस का कितना लिख सकता हूँ K स्क्वायर और इंटू E1। कोई दिक्कत यहाँ तक? यदि मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ कि E3 बराबर, यदि मैं से इसमें से E1 कॉमन ले लूँ, कितना कॉमन ले लूँ भाई E1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस का कितना लिख सकता हूँ K, E1 कॉमन लिया है तो K स्क्वायर प्लस का 3K, कितना लिख सकता हूँ 3K। तो ये मेरे पास वैल्यू आती है किसकी भाई E3 की। E3 बराबर लिख सकता हूँ E1 प्लस का K स्क्वायर प्लस का 3K, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना E3 बराबर लिखा जा सकता है E1 और 1 प्लस का 3K और प्लस का K स्क्वायर, 1 प्लस का 3K और इंटू K स्क्वायर और इंटू E1। तो ये मेरे पास वैल्यू होती है E3 की, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं करंट का डेरिवेशन देखकर कि करंट किस डायरेक्शन में और KCL का नियम लगा करके किस डायरेक्शन में कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो आगे देखिए ये मेरे पास आती है किसकी E3 की वैल्यू। अब मैं देखो इसको हटा रहा हूँ सारे को ही, देखो E1 मेरे पास गिवन है, E2 की वैल्यू कितनी आती है E1 और 1 प्लस का K, E3 की वैल्यू कितनी आती है E1 और 1 प्लस का 3K और प्लस का K स्क्वायर, कितनी आती है 1 प्लस का 3K और इंटू K स्क्वायर। यदि मैं इनका रेशो निकालूं तो देखिए रेशो निकालने के बाद कितना मुझे मिलेगा E1 अपॉन का 1 बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ इतना, दूसरे को देखिए इसको लिख सकता हूँ मैं E2 और अपॉन का 1 प्लस का K और इसको लिख सकता हूँ मैं E3 और अपॉन का 1 प्लस का 3K और प्लस का K स्क्वायर। तो ये आपको डेरिवेशन ध्यान करना है कि कैसे लिखा है E1 अपॉन का 1 और E2 अपॉन का 1 प्लस का K पे जब इनका डिवाइड करेंगे और बराबर रखेंगे यही वैल्यू आएगी। तो E3 अपॉन का 1 प्लस का 3K और प्लस का K स्क्वायर। तो ये किसी भी स्ट्रिंग इफिशियंसी में उसकी वोल्टेज निकालने के लिए डेरिवेशन है। अब देखिए स्ट्रिंग इफिशियंसी, क्या स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या होती है? को तो हमारे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी, स्ट्रिंग इफिशियंसी जो निकालते हैं, टोटल जितना वोल्टेज दिया हुआ है, जितना वोल्टेज दिया हुआ है कंडक्टर के अक्रॉस,
और इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर, जितने जितने हम इंसुलेटर का यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ इंसुलेटर, और इनटू नियरेस्ट डिस्क वोल्टेज, वह वोल्टेज जो डिस्क के बिल्कुल नियरेस्ट है। देखिए ये मेरे पास होती है किसी भी स्ट्रिंग इफिशियंसी के, स्ट्रिंग की इफिशियंसी निकालने का फार्मूला, ये दिखाता है इफिशियंसी को। लेकिन एक फार्मूला होता है मेरे पास डी रेटिंग फैक्टर। डी रेटिंग फैक्टर, डी रेटिंग फैक्टर होता है किसी भी, डी रेटिंग फैक्टर यह बताता है कि किसी भी स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग है हमारे पास, स्ट्रिंग इंसुलेटर है, वह कितना भरोसेमंद, रिलायबिलिटी को दिखाता है। कौन? डी रेटिंग फैक्टर। कौन दिखाता है? डी रेटिंग फैक्टर। तो उसके लिए फार्मूला होता है 1 माइनस का n और इंटू 100। ये मैंने परसेंटेज में नहीं लिखा, परसेंटेज बाहर लिखिए। तो जो मेरे पास इफिशियंसी आती है उसी को क्या कर दिया जाता है, 1 में से निकाल दिया जाता है, घटा दिया जाता है। 1 माइनस का इफिशियंसी और इंटू 100, उसे बोला जाता है डी रेटिंग फैक्टर। क्या बोला जाता है भाई? डी रेटिंग फैक्टर। ये किसको दिखाता है? रिलायबिलिटी को दिखाता है, भरोसे को दिखाता है कि हमारी स्ट्रिंग कितनी भरोसेमंद है और कितना हम उसका पार्ट यूज कर रहे हैं। स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन का नंबर ऑफ इंसुलेटर और इनटू नियरेस्ट जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, और इनटू मल्टीप्लाई बाई 100। अब आगे देखिए हम स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ा कैसे सकते हैं। स्ट्रिंग इफिशियंसी के बढ़ाने के मेथड, मेथड ऑफ स्ट्रिंग इफिशियंसी इंक्रीज, हम कैसे स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं। देखो कुछ मेथड होते हैं हमारे पास, जिनमें एक सबसे बेहतरीन मेथड है इंसुलेटर डिजाइन मेथड। देखो पहला मेथड हम जानते हैं इंसुलेटर डिजाइन मेथड। यदि मैं इंसुलेटर को इस प्रकार बनाऊं कि उसका स्ट्रे कैपेसिटेंस मिनिमम हो, स्ट्रे कैपेसिटेंस मिनिमम हो और म्यूचुअल कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो, तो भाई के की वैल्यू को कम करा जा सकता है, क्योंकि के रेशो क्या होता है? सी एस अपॉन का सी एम। के की वैल्यू क्या होती है? सी एस अपॉन का सी एम। यदि मैं चाहता हूँ, देखिए मेरे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ाने के कुछ तरीके हैं, उनमें पहला मेथड है इंसुलेटर डिजाइन मेथड। इंसुलेटर को मैं ऐसे डिजाइन करूं कि के की वैल्यू जितनी मेरे पास कम होगी उतनी ही मेरे पास इफिशियंसी ज़्यादा होगी। किसकी? स्ट्रिंग की। ये याद रखना, स्ट्रिंग की इफिशियंसी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी के वैल्यू कम होगी। वो क्यों होगी अभी बताते हैं। पहले इस पर ध्यान दीजिए कि मेरे पास सी एस है। सी एस क्या है? शंट कैपेसिटेंस, आवारा कैपेसिटेंस। ऐसा हुआ क्यों कि इंसुलेटर में अलग अलग तरीके की करंट फ्लो होने लगी। वो किसके कारण फ्लो होने लगी? शंट कैपेसिटेंस के कारण। भाई शंट कैपेसिटेंस इसका मतलब गलत है, तो स्ट्रिंग इफिशियंसी, मैं इंसुलेटर का डिजाइन ऐसे करूँ कि उसमें शंट कैपेसिटेंस मिनिमम हो। भाई शंट कैपेसिटेंस मिनिमम हो और म्यूचुअल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो। देखिए मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि जो मेरे पास के है, के की वैल्यू मुझे कम करनी है, इसकी वैल्यू ज़्यादा करनी है। कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए को मान लिया मैंने ए। देखो ऊपर वाले को मान लो मैं इतना, आर अपॉन का एप्सिलॉन नॉट अपॉन का डी, डी मैंने मान लिया ये इसके लिए है। सी एम के लिए, शंट कैपेसिटेंस के लिए मैंने कैपेसिटेंस मान लिया एप्सिलॉन नॉट एरिया ऑफ शंट कैपेसिटेंस, डिस्टेंस ऑफ उसकी थिकनेस या मोटाई ऑफ शंट कैपेसिटेंस। सीएम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, सीएम के लिए मान लिया मैंने वही एप्सिलॉन नॉट ए इंटू एम, एरिया ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और डिस्टेंस या उसकी थिकनेस, मोटाई कितनी हो सकती है? सीएम। अब मैं इससे इसको काट सकता हूँ, इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, इसको अंदर कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको कितना लिख सकता हूँ? ए एस, एरिया ऑफ शंट कैपेसिटेंस, थिकनेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ds क्या है भाई मेरे पास? डिस्टेंस या थिकनेस ऑफ स्ट्रे कैपेसिटेंस। अब देखिए के की वैल्यू को कैसे कम करा जा सकता है। यदि मैं म्यूचुअल डिस्टेंस, जो मेरे पास म्यूचुअल, ऐसे देखिए ये मेरे पास स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पर एक इंसुलेटर लगाया हुआ है, मैं सिर्फ एक ही इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ तक
ये सी एस यहाँ से यहाँ तक ये सी एम, ये मेरे पास सी एम है, ये मेरे पास सी एस है। अब देखिए जरा सी एम और सी एस, भाई यदि मैं डी और इसके बीच की दूरी मान लीजिए ये इसका एरिया है, किसका एरिया है, सी का, तो मैं कहता हूं क्या यदि म्यूचुअल डिस्टेंस किसकी मतलब म्यूचुअल कैपेसिटेंस की, ये वाली जो डिस्टेंस है जिस इंसुलेटर को प्रयोग कर रहा हूं, यदि मैं उसको बढ़ा दूं तो भाई के की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इसको कम करना चाहता हूं क्योंकि के की वैल्यू जब भी तो कम होगी जब नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी और ऊपर वाली वैल्यू घटेगी। तो ऊपर वाली वैल्यू घटेगी, नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, तभी मैं क्या काम कर सकता हूँ, के की वैल्यू को घटा सकता हूँ। अब जरा देखिए, यदि मैं किसको बढ़ाऊं, एरिया ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और या फिर डिस्टेंस किसकी, शंट कैपेसिटेंस की, या फिर मैं इसको बढ़ाऊं या इसको बढ़ाऊं। अब जरा देखिए मैं क्या काम करना चाहता हूं, मान लीजिए मेरे पास एरिया है, किसके लिए, ये एरिया है शंट कैपेसिटेंस का, किसका भाई साहब, शंट कैपेसिटेंस का एरिया। तो भाई मैं इसको तो कम कर नहीं सकता, नहीं करा जा सकता, लेकिन इंसुलेटर क्या है मेरे पास, इंसुलेटर की मोटाई है किसकी, म्यूचुअल की, म्यूचुअल इंडेक्स जो मैंने इंसुलेटर लगाया है उसकी मोटाई है मेरे पास। पॉसिबल एक कंडीशन यही है, इसका तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि ये हवा के कारण और उसके कैपेसिटी बिना उसके ही अपना आप ही जनरेट होता है, तो इसको कम ज़्यादा करना बहुत मुश्किल बात है। मैं किसको कर सकता हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस को। सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस पे ध्यान दीजिए भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस में यदि मैं उसके एरिया को कम करूँगा, ध्यान करिए, यदि मैं इस एरिया को बढ़ाता हूँ तो इसको तो छोड़ दीजिए, आप इसको भी छोड़ दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल पर, और इस पर एरिया को बढ़ाता हूँ किसका, म्यूचुअल का, तो ध्यान करिए फिर मुझे ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत होगी, उसका फैलाव ज़्यादा होएगा तो नुकसान हो सकता, टूट सकता, भंगुर हो सकता, वजन बढ़ेगा उसका। यदि मैं उसके एरिया को बढ़ाता हूँ तो इंसुलेटर का भाई साहब वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ने के बाद भंगुर हो सकता, टूट सकता। लेकिन यदि मैं उसकी मोटाई को घटाता हूँ, देखो अब मैं की वैल्यू कैसे कम कर सकता हूँ, यदि उसकी मोटाई को कम करूँ, सबसे यहाँ पर नुकसानदायक बात यह है कि यदि मैं उसकी मोटाई को कम करूँगा तो इंसुलेटर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। तो इसीलिए हम क्या काम करते हैं, स्ट्रिंग जो इंसुलेटर हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी मोटाई को भी एक लिमिट तक ही कम करते हैं। ज़्यादा कम करने से उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ और उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी दोनों ही घटेंगी। आपने देखा होगा सस्पेंशन इंसुलेटर सर्कुलाकार और पतले आकार के प्रयोग करे जाते हैं। पतले प्रकार के क्यों करे जाते हैं, क्योंकि उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो। म्यूचुअल डिस्टेंस को कम करने के कारण, म्यूचुअल डिस्टेंस कम होगी तो उसका म्यूचुअल कैपेसिटेंस भी कम होएगा, और म्यूचुअल कैपेसिटेंस कम होएगा तो उसमें के की भी वैल्यू कम होएगी। एरिया हम उसका भी एक लिमिट तक बढ़ाकर रखते हैं। यदि म्यूचुअल एरिया या म्यूचुअल कंडक्टेंस का एरिया है, म्यूचुअल जो हमारे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी इंसुलेटर है उसका हम एरिया कुछ ज़्यादा रखते हैं, बशर्ते एक लिमिट तक ही रखते हैं। ज़्यादा एरिया रखने से भी नुकसान है, तो देखना आपको उसकी डिस्टेंस, उसकी जो मोटाई होगी कम मिलेगी और एरिया ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए मिलेगा क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास के की वैल्यू कम हो, और जितनी के की वैल्यू कम होगी स्ट्रिंग इफिशियंसी किसी भी इंसुलेटर के लिए उतनी ही ज़्यादा होगी। एक हमारे पास दूसरा मेथड होता है स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ाने का। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि म्यूचुअल कैपेसिटेंस ज़्यादा हो, इकोनॉमेट्रिक कैपेसिटेंस जितना कम होएगा उतना फायदा। यदि मैं कहूँ कि मेरे पास शंट कैपेसिटेंस को एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी, तो डिस्टेंस टावर से और स्ट्रिंग इफिशियंसी के बीच में जितनी ज़्यादा होएगी, टावर और ये मेरे पास है स्ट्रिंग कैपेसिटेंस, इसके लिए फार्मूला कितना होएगा, डी मेरे पास ये है, ए मेरे पास ये है, तो ये जितना ज़्यादा होएगा, देखो ये जितना ज़्यादा होएगा सी एस की वैल्यू उतनी कम होगी, सी एस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही मेरे पास एडवांटेज ज़्यादा होंगे, स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ा सकता हूँ। तो दूसरा मेथड ये है, यदि मैं ये जो मेरे पास क्रॉस आर इसकी लंबाई को बढ़ा दूँ तो वह शंट कैपेसिटेंस को कम करा जा सकता। लेकिन ध्यान रखना जैसे ही मैं क्रॉस आर्म को बढ़ाऊंगा उसका एक टॉर्क होगा वो बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ने पर टावर की फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत रखनी पड़ेगी, टावर में मटेरियल ज़्यादा चाहिएगा मुझे, और जैसे ही टावर में मटेरियल ज़्यादा चाहिएगा ये समझ लीजिए उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। तो इस मेथड को यूज नहीं करा जाता है। क्यों यूज नहीं करा जाता है, क्योंकि क्रॉस आर्म के बढ़ाने से टावर पर बहुत ही तेज़ी से कॉस्ट का प्रभाव पड़ता है, बहुत ही तेज़ी से। और ध्यान रखना की वैल्यू को यहाँ पर 1/10 से
कम नहीं करा जा सकता है किसी भी कंडीशन पर। यदि 1/10 से कम करा जा सकता है तो ये समझ लिए फिर उसकी कॉस्ट बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करेगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। इसीलिए 1/10 से कभी भी ज़्यादा इसको नहीं रखा जाता है। आगे देखिए, एक हमारे पास मेथड होता है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का। किसका भाई? कैपेसिटेंस ग्रेडिंग का। तो मान लें कि कैपेसिटेंस ग्रेडिंग होती है। मैं चाहता हूँ, देखो वोल्टेज कितनी होती है, VC बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/C प्रीपोजिशनल लिख लीजिए। अभी पीछे बताया था मैंने कि वोल्टेज किसके कैपेसिटेंस के होएगा। यदि मैं यहाँ पर अलग कैपेसिटेंस यूज करूँ जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग है, यहाँ पर अलग कैपेसिटेंस यूज करूँ, यहाँ पर अलग कैपेसिटेंस यूज करूँ, तो इनको एक तरीके से घटते हुए क्रम में यूज करता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, जिस कैपेसिटर का मैं बिल्कुल इसके यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम। तो इसका मतलब यह हुआ मैं यहाँ से म्यूचुअल कैपेसिटेंस को बढ़ा सकता हूँ। अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का यूज करके, अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर का यूज करके स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि वोल्टेज हमारा वेरी करता रहता है, फ्लक्चुएशन करता रहता है। लेकिन ये हम जो स्ट्रिंग इफिशियंसी में कैपेसिटेंस को डिजाइन करेंगे वो एक फिक्स वोल्टेज के लिए डिजाइन करा जाता है। जैसे ही मैं वोल्टेज बदलूंगा तो ये जो मेरे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी उसका कांस्टेंट है, किसका? कैपेसिटर का, वो उस रूप में काम नहीं करेगा जिसके लिए हमने डिजाइन करा। तो इस मेथड को भी यूज नहीं करा जाता है। मेथड किसको यूज करा जाता है? शील्डिंग वाला। देखिए, एक होती है हमारे पास स्टैटिक शील्डिंग मेथड। कौन सी होती है? स्टैटिक शील्डिंग मेथड। कौन सी होती है भाई? स्टैटिक शील्डिंग मेथड। इसमें क्या काम करा जाता है? इंसुलेटर को गार्ड रिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। इंसुलेटर के बिल्कुल सही नीचे कंडक्टर के ऊपर क्या प्रोवाइड करवाई जाती है? गार्ड रिंग। क्या प्रोवाइड करवाई जाती है? गार्ड रिंग। या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। आज की डेट में जो एक मेथड यूज होता है, पहले गार्ड रिंग का देखिए, गार्ड रिंग को हम प्रोवाइड करवाते हैं। गार्ड रिंग बिल्कुल नीचे वाले कंडक्टर से ही सपोर्टेड रहती है। किससे? नीचे वाले कंडक्टर से। किससे जुड़ी रहती है भाई? कंडक्टर से जुड़ी रहती है। ये मेरे पास गार्ड रिंग होती है। गार्ड रिंग क्या करती है? अलग अलग तरीके के कैपेसिटेंस जनरेट करती है। क्या करती है भाई? कैपेसिटेंस जनरेट करती है। कैपेसिटेंस जनरेट करने के कारण यह CS की वैल्यू को घटा देती है और CM की वैल्यू को बढ़ा देती है। किसकी वैल्यू को? CS की वैल्यू को घटा देती है और CM की वैल्यू को बढ़ा देती है, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पास स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ जाती है। पूछा जाए कि बताइए स्टैटिक शील्डिंग मेथड किस में प्रयोग करा जाता है, तो याद रखना है किसमें? स्ट्रिंग इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सस्पेंशन इंसुलेटर में प्रयोग करा जाता है। दूसरी बात ये कि गार्ड रिंग पर वोल्टेज कौन सा होता है, तो गार्ड रिंग पर वोल्टेज वही होता है जो हमारे पास कंडक्टर के पास होता है। ये कंडक्टर के वोल्टेज को ही एब्जॉर्ब करती है और उसी से थोड़ा बहुत वोल्टेज एब्जॉर्ब करती है और उसी से कैपेसिटेंस जनरेट करती है। कौन सा? CSB और CMB। और CM बिल्कुल इसके सीरीज में जनरेट करती है, CS को सीरीज में जनरेट करती है और CM को पैरेलल में जनरेट करती है। तो एक को जोड़ देती है और एक को घटा देती है, जिसके कारण CS घट जाता है और CM बढ़ जाता है।